दोस्तों, रात के करीबन 2 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त अजीत के साथ एक ट्रैवलिंग के सफर में था। सफर बहुत लंबा था और लगातार 4 घंटे के एक लंबे सफर के बाद अब मुझे थकावट होने लगी और इसी थकावट के चलते अब मुझे कहीं आराम की जरूरत आन पड़ी थी। लेकिन दूर दूर तक हमें इस सड़क पर कोई भी ढाबा नजर नहीं आ रहा था और इसी बीच हमारी गाड़ी एक गांव के समीप पहुंची। मुझे तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब हम उस गांव के करीब पहुंचे थे तो वहां पर बहुत लंबे लंबे खंभे बने हुए थे और शायद वहां एक पावर हाउस भी था। शायद मुझे उस पावर हाउस के अंदर कोई आदमी दिखाई दे रहा था। पहले तो मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि एक 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी मुझे अपनी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था और मैंने वैसा ही किया। अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया तो अजीत ने मुझे कहा, अरे भाई, रात के 2 बज रहे हैं और इतनी रात को हमें रास्ते के बीच में कहीं पर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने अजीत की बातों को अनसुना कर दिया और फिर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, क्योंकि इस समय तो मुझे एक जोरदार भूख लगी थी और ऊपर से गाड़ी के अंदर रखा हुआ पानी भी अब गर्मी के मारे तपने लगा था। ठंडे पानी की तलाश में मैं काफी देर तक भटकता रहा था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि काफी देर तक तलाश करने के बावजूद भी मुझे पानी की कोई सुविधा नहीं मिली और गुस्से में आकर मैं अजीत से कहने लगा, बे भाई तू चुप बैठ, यहाँ मुझे प्यास लगी है और तुझे गाड़ी रोकने की पड़ी है, बड़ा कौन यहाँ हमें लूटने के लिए खड़ा होगा। फिर उस पावर हाउस के पास मौजूद एक आदमी हमारी गाड़ी के पास पहुंचा और फिर उसने हमारी गाड़ी की विंडो को नीचे झुकाने के लिए कहा। मैंने गाड़ी का दरवाजा ही खोल दिया। वो आदमी बाकी इंसानों से मुझे थोड़ा अजीब प्रतीत हो रहा था। उस आदमी के बदन से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद अभी अभी इस आदमी ने सिगरेट जलाई होगी, जिस वजह से मैंने उस आदमी से इस बारे में कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। उसके बाद में मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा है क्या? तो उस आदमी ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने उस पर विश्वास जता दिया। काफी देर तक वो आदमी मौन खड़ा रहा और मैं उसका मुंह ताकते ही रहा। फिर मुझे लगा कि शायद इस शराब के नशे में है तो इसे कुछ सूझ नहीं रहा होगा। फिर से मैंने उस आदमी के कान में कहा, भाई साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा। फिर उसने एक गंभीर आवाज में कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक ढाबा पड़ता है, वहीं पर चले जाओ। और हाँ, ये गांव जितना नॉर्मल तुम्हें दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस गांव की वास्तविकता तुम कभी नहीं देख पाओगे, जो तुम्हारे साथ कभी भी घट सकती है। उस आदमी की बातों पर मुझे एक तरफ हंसी भी आ रही थी तो दूसरी तरफ गहराई से छुपी हुई इन बातों का सच भी। मैं नहीं जान पाया कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुक सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आदमी कुछ सोच विचार करके बोला, पर कमरे तो बहुत हैं, लेकिन इन कमरों के अंदर जो कुछ चीजें रहती हैं वो आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं। यही बात मेरे समझ से बाहर थी और फिर उस आदमी ने हमें यहाँ से निकलने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उस आदमी ने कहा, याद रहे, ये गांव जितना नॉर्मल दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब एक पल के लिए मुझे उस आदमी पर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेवकूफ के बराबर होने से अच्छा है इसे नजरअंदाजी कर देता हूँ और फिर मैं वहां से निकल गया। लेकिन पसीना टपका देने वाली इस गर्मी में अब मेरा गला सूखने लगा था और किसी भी हालत में मुझे पानी की बहुत आवश्यकता थी, और वो भी ठंडे पानी की। लेकिन पानी तो दूर दूर तक था ही नहीं और अब तक मुझे सड़क के किनारे एक सुनसान जगह नजर आई। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि एक सुनसान जगह होने के बावजूद वहां पर एक वाटर कूलर लगा हुआ था और उस वाटर कूलर के अंदर ठंडे पानी का बहाव हो रहा था। मैं तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए नीचे उतर गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो एक पतली सी हवा मेरे शरीर के आर पार हो गई हो। एक हवा के झोंके ने कुछ पल के लिए मुझे हताश कर दिया। मेरा शरीर टूट सा गया था और उसके बाद मैंने गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल उठाई और फिर उसे लेकर उस वाटर कूलर की तरफ चल पड़ा, जहां पर मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन वहां कोई कैसे पहुंच सकता है। इस घनघोर रात में दूर दूर तक न ही तो किसी रोशनी की सुविधा थी और न ही दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई दे रहा था। ये एक ऐसा स्थान था जहां कोई परिंदा भी पर ना मार सके और ऊपर से अचानक आसमान में बादल छाने लगे।
अचानक ही मौसम को इस तरह बदलता देख मुझे काफी डर लगने लगा। लेकिन अचानक ही किसी के चिल्लाने की मुझे आवाज सुनाई दी और कहीं ना कहीं मुझे 100% ये विश्वास भी था कि यह आवाज मेरे दोस्त अजीत की ही है। मैं बिना पानी भरे अपनी गाड़ी की तरफ भागा तो मैंने देखा कि गाड़ी का तो दरवाजा खुला हुआ था, और फिर जब मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी के अंदर तो मेरा दोस्त अजीत नहीं था। वो गाड़ी के अंदर से गायब था और मैं इधर उधर आजू बाजू में उसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे वहां से थोड़ी दूर एक छोटे से जंगल में किसी चीज के इधर उधर खिसकने की हल्की सी आवाज आने लगी, और इस आवाज को सुनकर यह अंदाजा लगाना बहुत ही आसान था कि कहीं ना कहीं मेरा दोस्त भूल से टॉयलेट करने के लिए कहीं इस तरफ तो नहीं चला गया। और ये सब सोचते हुए मैं उन हल्की फुल्की झाड़ियों की तरफ चल दिया जहां कांटों के साथ साथ सूखे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं तेज गति से कदम पटकते हुए उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर कुछ नजर आ रहा था जो एकदम काला काला था, और वो किसी टांग को पकड़कर घसीट रहा था। मुझे लगा शायद वो कोई जंगली जानवर है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते मेरे शरीर के रोंगटे अपने आप ही खड़े हो रहे थे। पूरे बदन के अंदर गर्मी का एहसास भी जोरों से होने लगा, और इसी बीच मुझे आवाज आई, भाई भाई मुझे बचा ले वरना मुझे मार देगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई और नहीं बल्कि अजीत ही है, जिसका पांव पकड़ के भयानक जीव घसीटे जा रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि उस जीव ने मेरे दोस्त अजीत को पकड़कर जो इसे एक पेड़ से टकरा दिया, और मेरा दोस्त दर्द के मारे कराहने लगा। लेकिन उसकी सहायता के लिए अभी भी मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पूरा बदन जोरों से तपने लगा था और शरीर में खौफ का एक अलग ही रक्त बह रहा था। मगर फिर मैं एक सूखी लकड़ी लेकर उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे मैं तेज गति से उसकी तरफ भागा तो मुझे एहसास हुआ कि असल में कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक प्रेत है जो बड़ा ही खौफनाक है। उसका मुंह एकदम खोखला था जिसके अंदर से मक्खियां भिन भिन कर रही थी, और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। लेकिन मैं अपने दोस्त अजीत की जान बचाने में सफल नहीं रहा। उसका वो चेहरा जिसको देखकर हर कोई थरथरा उठे, उसके अंदर से निकलने वाला एक अजीब सा धुआं जो पहले मुझे उस आदमी के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया था, उसको देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया था। लेकिन जब मैंने अपने ही दोस्त की कटी हुई मुंडी देखी तो मैं अंदर तक टूट गया। अब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी तरह वापस अपनी गाड़ी तक पहुंच सकूं। मेरे पांव फूल चुके थे, लेकिन फिर अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देखकर किसी तरह वहां से मैं भागने की कोशिश करने लगा। और इस बार मैं थमा नहीं, तेज रफ्तार के साथ भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया, जहां पर मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा मौका था। लेकिन जैसे मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो ब्रह्म राक्षस की तरह नजर आने वाला शैतान गाड़ी में ही बैठा था। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार झपट्टा मार दिया, और मैं इस जोरदार झपट्टे को कुछ पल के लिए सह नहीं पाया और गाड़ी के दरवाजे से टकराकर वहीं पर बेहोश हो गया, और सर में एक भारी चोट भी लग गई। फिर मैं एक गंभीर अवस्था में बेहोश हो गया था, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक अजीब सा कमरा जिसके अंदर मुझे घुटन जैसा महसूस हो रहा था, वो पूरा का पूरा बंद था, और उसके अंदर एक काली परछाई मेरे आसपास मंडरा रही थी। उस परछाई की आकृति में चांद की हल्की रोशनी मैं साफ देख पा रहा था। मुझे भय तो लग रहा था, किंतु मैं तभी जुबान में लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो प्लीज। मगर मेरी इस बात का जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उस काले रंग की परछाई के अंदर से एक आवाज आई, ये जगह तुम्हें खत्म कर सकती है, अगर अपनी जान बचानी है तो रात के 3:30 बजे जैसे ये दरवाजा खुलेगा तुम यहाँ से बाहर निकल जाना। लेकिन याद रहे, बाहर निकलते वक्त भी तुम किसी को नजर ना आओ। अगर भूल से भी किसी ने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हारा जिंदा बचना इम्पॉसिबल होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब बातें मुझे बड़ी डरावनी महसूस हो रही थी। तभी मैंने देखा कि मैं पेड़ों की जड़ों से बंधा हुआ था, लेकिन एक हाथ खुला हुआ था। तो मैंने अपने पूरे बदन को आजाद कर लिया, और दूसरी पल जब मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि उस जाली के अंदर से आ रही चांद की रोशनी में मुझे अपने दोस्त अजीत की लाश पड़ी हुई नजर आई। मैं घबरा गया, और इसी बीच घबराहट के 3:30 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और जैसे मुझे हवा के एक तेज झोंके का एहसास हुआ तो मैं एक झटके से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया, और उसके बाद वो दरवाजा खुला, और दरवाजे के खुलते ही मैं सरपट भागने लगा। और इस बार मैं थमा नहीं और सीधा हाईवे पर आकर रुका। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट देता है, ऐसे ही कुछ हुआ।
मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर हाईवे पर तो भाग आया, लेकिन इसी बीच एक तेज तर्रार ट्रक पलक झपकते मुझे टक्कर मारकर वहां से आगे निकल गई। मैं बेहोश होकर एक बार फिर सड़क पर ही गिर पड़ा। इस बार मैं घायल अवस्था में था और मेरे बदन में बहुत जोरदार चोटें आ चुकी थी। एक बार के लिए जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी रोशनी से जगमगाते हुए दरवाजे के सामने खड़ा हूं, जो कि कुछ देर के बाद बंद हो गया और फिर मेरी आंख भी बंद हो गई। मुझे नहीं पता, लेकिन करीब 100 बार ऐसा हुआ और उसके बाद 101वीं बार मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में लेटा हुआ था, जहां मेरे बगल में अजीत खड़ा था। अजीत को देखते मेरा सर चकराने लगा और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब इस बार मुझे होश आया तो मेरे सारे घर वाले आजू बाजू में खड़े थे। उन्हें पहले से सारी घटना के बारे में पता था। उसके बाद मुझे पता चला कि अजीत की मौत हो गई थी और ट्रक से टकराने की वजह से मैं तकरीबन 3 महीने तक कोमा में ही रहा। दोस्तों, उसके बाद मैं तकरीबन 7 महीने के लिए रिकवरी में रहा और उसके बाद नॉर्मल हुआ। तब जाकर मैं फिर से अपने काम में जुट गया, लेकिन इस खौफनाक घटना ने करीब 1 साल के लिए मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। लेकिन वो एक मोड़ मेरी जिंदगी को नई दिशा देने में सक्षम हुआ और आज मैं सही सलामत हूँ। मगर अपने खास दोस्त अजीत के मरने का आज भी मुझे गम है और उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी रात थी जिसने खुद मुझे कयामत दिखाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।